like a Hellcat. उत्तर गुप्तकाल में नगरीकरण पुरातत्व शास्त्र क्या है, यहाँ पर देखेंगे प्रस्तावना। उत्तर गुप्तकालीन राज्यतंत्र मूल ग्रंथों और अभिलेखों के आधार पर नगरवाद, पुरातत्व शास्त्र के आधार पर नगरवाद। यहाँ पर भारत में कहाँ कहाँ पुरातत्व शास्त्र मिलते हैं? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, बांग्लादेश, दक्षिण भारत, पश्चिम और मध्य भारत में क्या क्या साक्ष्य हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए नगरवाद की प्रकृति, उसके बाद समरी की ओर चलेंगे। फिर देखिए प्रस्तावना में क्या करता है कि पुरातत्व क्या है, अतीतकालीन बसावटों के विकास और प्रकृति विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हम जब स्रोतों की ओर देखें तो पुरातत्व हमें मिलता है, जो कि अतीतकालीन जितने सारे हिस्ट्री के हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगा अतीत की, तो ये पुरातत्व साक्ष्य उसके लिए बहुत जरूरी है। क्या दिखाता है? बसावटों में विकास, प्रकृति के विश्लेषण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पुरालेख और साहित्य अलग स्थानों का वर्णन कर सकते हैं। पुरातत्व और साक्ष्य क्या करेंगे? ये जो पुरालेख और साहित्य क्या कर सकते हैं कि अलग अलग स्थानों का वर्णन कर सकते हैं, किंतु केवल भौतिक साक्ष्य ही है, जो कि स्थानिक इकाइयों के आकार, स्वभाव और कैसा कोई बिल्डिंग कैसा था, कि ये हम साहित्य से और पुरालेख से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लिखित में है। लेकिन हम जब जगह जाएंगे वहाँ पर स्थानीय विशेषताओं को देखेंगे तो फिर पता चलेगा। तो पुरातत्व ही बता सकते हैं कहाँ पर कैसा बिल्डिंग था। तो इसका स्वभाव और उनके उद्भव के संबंध में अधिक विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं। उत्तर गुप्त युगीन बसावटों को पुरातत्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी शोधकर्ताओं ने उपेक्षा की है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास इस अवधि के पुरातत्व की जो सोर्स होना चाहिए, पर्याप्त पुरातत्विक आंकड़े नहीं है, क्योंकि पोस्ट गुप्ता एज के बारे में इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ था। तो यह मॉड्यूल इन अल्प पुरातत्विक साक्ष्यों द्वारा स्थलों की प्रकृति तथा 600 से 1200 इसमें नगरवाद के साथ इसके संबंध को पहचानने का अन्वेषण प्रयत्न अधिक है। तो उत्तर गुप्त काल के पुरातात्विक पहलुओं को पूरे देश में इस काल में हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि के संदर्भ में समझना होगा, और राज्यतंत्र में आए इस परिवर्तन का वर्णन करने के लिए मुख्यतः पुरालेखीय और साहित्यिक स्रोतों, तो ये दोनों स्रोतों, पुरालेख और साहित्यिक स्रोतों को प्रयोग किया गया है, जबकि इस संबंध में पुरातात्विक स्रोत उपेक्षित है, जो कि होना चाहिए था। पुरातात्विक स्रोत को अगर देखा जाएगा तभी जाकर कह सकते हैं कि सही मायने में हमें बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि हम अर्बनाइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं तो इसके ऊपर हम साहित्य पढ़ लेंगे तो बिल्डिंग कितने बड़े थे बिल्डिंग पता थोड़ी ना लगेगा। स्थान पर जाएंगे कि पहाड़ के हम देखेंगे पहाड़ इतना बड़ा है, हिमालय पर्वत है अभी, तो हिमालय पर्वत कितना है, तो हिमालय के पास जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ सच में हमने किताब में ये पढ़ा और ये देखा तो फिर हो गया। तो पुरातात्विक जो सब सोर्स है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर गुप्त काल में राजतंत्र कैसा था इसके बारे में। तो उत्तर गुप्त काल जो कि टाइम पीरियड उसका मेंशन है, देखिए जो 600 ईस्वी 600 सी कॉमन एरा जिसको बोला जाता है, 600 सी में हुआ था, वो ये इसको पीरियड को कहते हैं कॉमन एरा 600, ये उत्तर गुप्त काल का ही समय है। तो 600 सी के पश्चात उत्तर गुप्त काल, तो 600 सी के पश्चात में राजनीतिक परिदृश्य में विखंडित व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जिसमें अनेक अल्पकालीन कालिक छोटे क्षेत्रीय राज्यों के साथ बड़े दीर्घकालिक राज्य जैसे चोल, प्रतिहार, ये सभी राज्य कौन कौन से हैं? छोटे बड़े राज्य तो नहीं थे, छोटे थे। चोल, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट का अभ्युदय हुआ। मुख्यतः ये चार, जैसे कि चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। चोल, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, CPPR। ठीक है, चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये चार राज्य, छोटे राज्य फिर से क्या हुआ कि उनका अभी तो हो गया, बड़े राज्य तो नहीं थे। पोस्ट गुप्तकालीन समय में बड़े राज्य नहीं थे, ये चार
कौन से हैं? चोल पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का अभ्युदय हुआ। इस घटना ने एक गहन चर्चा शुरू की, जिसमें क्या हुआ कि विवाद का मुख्य विषय बना विषय सामंतवाद की धारणा है। सामंतवाद की धारणा एक मुख्य विषय रहा। तथापि अब यह तर्क दिया गया है कि इन राज्यों का अभ्युदय कृषि के विस्तार व राजनीतिक एकीकरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक क्या हुआ था, जिसमें विवाद का मुख्य विषय था सामंतवाद। तो फ्यूडलिज्म हम देखते हैं, सामंतवाद कैसा था उस समय पोस्ट गुप्ता एज में। तो इस घटना में एक गहन चर्चा शुरू किया था, विवाद था मुख्य विषय किसका? सामंतवाद का विवाद। तथापि अब यह तर्क दिया गया है कि इन राज्यों का अभ्युदय कृषि के विस्तार व राजनीतिक एकीकरण के संदर्भ में देखा गया। दो बात, एक तो कृषि के विस्तार, दूसरा राजनीतिक एकीकरण के रूप में देखा गया। तो तर्क क्या दिया जाता है कि इन राज्यों का अभ्युदय कृषि के विस्तार के लिए हुआ। तो 4 राज्य थे, किसके लिए हुआ? कृषि के विस्तार और राजनीतिक एकीकरण के संदर्भ में हुआ। तो इसके ऊपर ही चर्चा किया गया, संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह प्रक्रिया राज्य के गठन जो मूल क्षेत्र की परिधि से बाहर थे उनमें सक्रिय थी। यह प्रक्रिया विभिन्न चरण में हुई। सबसे पहले स्थानीय जो केंद्रीय क्षेत्र ये महत्वपूर्ण थे, स्थानीय केंद्रीय क्षेत्र महत्वपूर्ण थे। फिर चारों ओर के परिधीय क्षेत्र के एकीकरण के द्वारा प्रारंभिक राज्य का गठन हुआ। अंततः साम्राज्यवादी राज्यों जैसे पाल चोल का अभ्युदय हुआ, जिसमें मूल क्षेत्र और मूल क्षेत्र के बाहर के मूलतः स्वतंत्र पड़ोसी क्षेत्र के जीते गए और एकीकृत क्षेत्र थे। एकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक, प्रशासनिक, कृषि, धार्मिक और सांस्कृतिक अनेक स्तरों पर एक साथ हुई। इन क्षेत्रों का उदय गुप्त साम्राज्य या प्रांतीय राजधानियों के केंद्र से नहीं हुआ था, बल्कि इनका उदय स्वायत्त परिधियों, आंतरिक भूभाग और उन क्षेत्र में हुआ जिन्हें जीता नहीं गया था। तो ये अभ्युदय हुआ था, इन क्षेत्रों का उदय गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राजधानियों के केंद्र से नहीं हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उदय स्वायत्त परिधियों, आंतरिक भूभाग और उन क्षेत्र में हुआ जो जीता नहीं गया था। ठीक है, जो जीता नहीं गया वहां पर हुआ था उदय। अहम बात यह है कि ये प्रांतीय गुप्त साम्राज्य के विविध प्रभावों से अछूते नहीं थे। इस काल की विशेषता यह है कि राज्यों की गहन उत्पत्ति की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में हुई जो पहले के बृहद राज्यों और साम्राज्य के आंतरिक भूभागों में थे। तो ये आंतरिक भूभाग में ये सब एरिया थे जो कि कहा गया पाल चोल आदि सब राज्य थे, ये आंतरिक एरिया में गए, और जो जीते नहीं गए थे उस एरिया में ये सब कुछ काम हुआ था। आगे देखते हैं मूल ग्रंथ और अभिलेखों में नगरवाद कैसा था। अभिलेख में और मूल ग्रंथ में इस अवधि में राज्यों की उत्पत्ति से जुड़े नगरवाद की प्रकृति के बारे में भी वाद विवाद है। सामंतवादी दृष्टिकोण ने नगरों और कस्बों को हास का तर्क दिया है। इसकी पुष्टि विभिन्न पुरातत्व की शैली से प्राप्त हुए अत्यंत निम्न कोटि के श्रेणियावशेषों के आधार पर की गई है। RS शर्मा ने लिखा था। तो इस विचारधारा के आलोचकों ने उत्तर गुप्त काल में नगरीय केंद्र का विश्लेषण करने हेतु पुरालेखीय और साहित्यिक आंकड़ों का अधिकतर प्रयोग किया। किसका? साहित्यिक और पुरालेख, इन दोनों का उत्तर गुप्त काल में नगर के बारे में अध्ययन जो किया जाएगा, इसके ऊपर 2 सोर्स के ऊपर डिपेंड किया गया, पुरालेखीय और साहित्यिक। यह इसलिए क्योंकि बसावटों के समग्र विश्लेषण के लिए पुरातत्व के आंकड़े अत्यंत अत्यल्प थे। ठीक है कि नहीं? पुरालेखीय जो था, पुरातात्विक आंकड़े अत्यल्प और अपर्याप्त रहे। तो हमने देखा कि पुरालेख होगा तो अर्बनाइजेशन के बारे में सही हमें आंकड़ा मिलेगा, लेकिन उस समय ये अत्यल्प थे और अपर्याप्त रहे पोस्ट गुप्ता एज में। इसके कारण
ये जो पढ़ हमने जब ये क्वेश्चन आएगा कि डी अर्बनाइजेशन प्रोसेस के बारे में हमें जानना है, किसके कि पोस्ट गुप्ताज में डी अर्बनाइजेशन प्रोसेस यानी निरुद्रीकरण कैसे हुआ था और इसके ऊपर हम कैसे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिला कि साहित्यिक आंकड़ों के और पुरालक्षित आंकड़े ये दोनों का इस्तेमाल किया गया, ना कि पुरातत्विक आंकड़े, क्योंकि अत्यल्प थे और अपर्याप्त रहे थे, इसीलिए याद रखिएगा। इस तर्क के अनुसार उत्तर कुषाण और गुप्त कालों में द्वितीय नगरीकरण के पश्चात, ठीक है, द्वितीय नगरीकरण के पश्चात शहरीकरण की प्रक्रिया में आरंभिक सुस्ती के बाद प्रारंभिक मध्यकाल में नगरीय केंद्र एक बार फिर प्रस्फुटित हुए। उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में नगरों के विद्यमान होने की प्रचुर साक्ष्य हैं, जो निर्णायक रूप से नगरीय की धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। नगरीय केंद्र पुरालेखों और साहित्यिक स्रोतों में भी स्थान या स्थानिक इकाई के रूप में विद्यमान हैं, जिन्हें ग्रामीण स्थानों से भिन्न रूप में देखा जा सकता है। उत्तर भारत में झांसी जिला में ललितपुर के समीप सियादनी, ललितपुर के समीप क्या है, सियादनी। उत्तर प्रदेश में झांसी जिला में ललितपुर के समीप एक सियादनी है, और बुलंदशहर के समीप तट्टानंदपुरा, जिसकी पहचान आहड़ कस्बे से की गई है, उन अनेक कस्बों में है जो विकसित नगरीय बसावट का चित्रण करते हैं। तो यहाँ पर हमें सोर्स क्या है, दो सोर्स है, वो पुरालेखों और साहित्यिक, ये दो सोर्स से पता चलता है कि स्थान क्या था। ये उत्तर प्रदेश झांसी जिला में ललितपुर के समीप है सियादनी, और बुलंदशहर के समीप तट्टानंदपुरा, और यह पहचान आहड़ कस्बे के रूप में किया गया है, और उनके अनेक कस्बों में जो विकसित नगरीय बसावट यहीं आसपास थी, जो कि ग्रामीण इलाकों से अलग था। तो ग्रामीण इलाके जैसे होते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है, किसान यहाँ पर खेती करते हैं लोग, लेकिन यह शहरों में ऐसा नहीं होता। तो उसका भी कुछ अलग तरह का बिल्डिंग होता है कि नहीं। तो ये जो स्थान दो मिले, उत्तर प्रदेश में झांसी जिला ललितपुर के समीप सियादनी और बुलंदशहर के समीप तट्टानंदपुरा, तो ये जो दो स्थान मिले वहाँ पर अर्बनाइजेशन का संकेत मिलता है। और ये जो स्थान थे, क्या होता है, नगरीय केंद्र के साथ उनका संबंध था पुरातन जो ऐतिहासिक पूर्व ऐतिहासिक इतिहास की जो केंद्र थे, यहाँ पर इनका संबंध था। नगरों की भांति कई अधिकेंद्र यहाँ पर नहीं था, उनके जड़ें क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से कहीं अधिक से जुड़ी है, तो क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के साथ इनका संबंध था। और ये ऐतिहासिक नगरीय केंद्र उच्च क्षेत्रीय स्थानीकरण के साथ सत्ता का केंद्र से भी जुड़ा था। स्थानीय इकाइयों से लेकर के सत्ता के केंद्र तक ये जुड़े हुए थे। और प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर के जो केंद्र थे वो ऐसे थे, स्थानीय केंद्रीकरण के साथ सत्ता के केंद्र थे। लेकिन इसके विपरीत थे पूर्व मध्यकालीन नगरीय केंद्र, क्या थे, प्राथमिक रूप से स्थानीय विनिमय नेटवर्क के केंद्र बिंदु नोडल थे। तो यही केंद्र बिंदु में आते थे।